अगर रणविजय सिंह की कोई नाजायज औलाद नहीं होती तो क्या दिग्विजय के सर से उत्तराधिकारी का पद छीना जाता? अगर परीक्षित एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या निवेदिता दिग्विजय के पीठ पीछे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला पाती? यह सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि फिर भले ही दिग्विजय की किस्मत में राजयोग हो ना हो, लेकिन उसकी किस्मत पर परीक्षित के रूप में शनि जरूर बैठा था, जिसे दिग्विजय अपनी कुंडली से निकालना चाहता था। क्या कुछ नहीं किया दिग्विजय ने अपने पिता के लिए, उनके बिजनेस के लिए, इस किंगडम के लिए और अपने परिवार के लिए। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? जिसको देखो उसने उसे बलि का बकरा बनाया और एंड में उसके हाथ आया आर्यभट्ट का 0। अपनी बीवी के मुंह से सच्चाई का पूरा पाठ सुनने के बाद दिग्विजय के सब्र का बांध फूट चुका था। इस समय उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ परीक्षित पर ही अटकी हुई थी। ऑफ कोर्स इस चैप्टर को क्लोज करने का समय आ गया था। बिना कोई समय जाया किए दिग्विजय ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए शेर की तरह जोरदार दहाड़ मारते हुए एकाएक परीक्षित पर टूट पड़ा। हमले की स्पीड वाकई में जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त कि परीक्षित को समझने या भांपने का मौका तक नहीं मिला। इससे पहले कि परीक्षित कुछ करता, दिग्विजय का मुक्का सीधा उसके चेहरे से जा टकराया और परीक्षित कांपते हुए जमीन पर जा गिरा। परीक्षित, निवेदिता के मुंह से जोरदार चीख सुनने को मिली। उसे भी दिग्विजय की ताकत पर यकीन नहीं हो रहा था। कल रात इतनी मार खाने के बावजूद दिग्विजय के पास इतनी ताकत कहां से आई? तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुझसे तेरी सांसें छीन लूंगा। बड़ा घमंड है ना तुझे तेरे राजयोग पर? अब बता, क्या ये राजयोग तेरी जान बचा पाएगा? इससे पहले कि परीक्षित जमीन से उठ पाता, दिग्विजय ने उसका कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर एक और जोरदार मुक्का जड़ा। परीक्षित के मुंह और नाक से खून आने लगा था। दिग्विजय, छोड़ो परीक्षित को, छोड़ दो उसे। परीक्षित को मार खाता देख निवेदिता की हालत थोड़ी खस्ता हो गई थी। उसने दिग्विजय से परीक्षित को छोड़ने की अपील भी की, लेकिन दिग्विजय गुस्से में पूरी तरह से बावला हो गया था और कल रात की मार को याद करते हुए वो परीक्षित से अपना बदला लेना चाहता था। जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया, उसी तरह मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। दिग्विजय के मुख के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिग्विजय ने परीक्षित पर अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि परीक्षित कम बैक नहीं कर सकता था। कॉलेज के दिनों में परीक्षित बॉक्सिंग चैंपियन था, तो फिर वो फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा था? वो इसलिए क्योंकि वो दिग्विजय को फिजिकल ट्रॉमा नहीं बल्कि मेंटल ट्रॉमा देना चाहता था। भले ही परीक्षित के मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसके चेहरे पर भीनी मुस्कान देखने को मिली। उसने अपने मुंह के एक कोने से खून साफ करते हुए कहा, ओह प्लीज दिग्विजय, तुम हमेशा से ही इतने ड्रामेटिक रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन मुक्कों से कुछ बदल जाएगा? नहीं भाई नहीं, अब ना तो तुम्हें उत्तराधिकारी की कुर्सी मिलेगी और ना ही मेरी प्यारी निवेदिता। परीक्षित ने जानबूझकर निवेदिता का नाम लिया, जिससे दिग्विजय के जख्मों पर नमक छिड़का जा सके। बेशक दिग्विजय को गजब की जलन हुई और साथ ही साथ परीक्षित के लिए उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था, और इसी के साथ अब मुक्कों की बौछार शुरू हो गई थी। साले कमीने, मैं सिर्फ तुझे मारूंगा नहीं परीक्षित, मैं तुझे अंग्रेजी वाला SUFFER वाला सफर करवाऊंगा। मुक्कों की बारिश के बाद दिग्विजय थोड़ा थका हुआ नजर आया, लेकिन उसने परीक्षित को पीटना बंद नहीं किया था। देखा जाए तो परीक्षित का भी मुंह सूजकर कुप्पा हो गया था, लेकिन उसकी चर्बी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। उसने दिग्विजय को मेंटली टॉर्चर करते हुए कहा, ये वो तुम्हें लगता है तुम वो पहले इंसान हो जो मुझे सफर करवाना चाहता है? हा 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 हा। परीक्षित की टोन मजाक से भरी हुई थी। दिग्विजय, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम रूप महल आ सकते हो। हारे हुए लोगों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जैसे जैसे परीक्षित दिग्विजय की बेइज्जती कर रहा था, वैसे वैसे दिग्विजय के मुक्के का भार बढ़ता जा रहा था।
हर मुक्का ऐसा लग रहा था जैसे उसमें वो सारा बोझ समाया हो जो परीक्षित ने दिग्विजय से छीन लिया था। उसका प्यार, उसका परिवार और उसकी जिंदगी। मैं तुझे उससे भी बुरे दिन दिखाऊंगा, तुझे तोड़ के रख दूंगा। आज की शाम तू अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। जोरदार अंदाज में परीक्षित को पीटते हुए दिग्विजय ने कहा। पिछले 10 मिनट से परीक्षित कुत्ते की तरह मार खा रहा था। बेशक उसे चोट भी बहुत आई थी, लेकिन उसका इंटेंशन दिग्विजय का कॉन्फिडेंस तोड़ना था। एकाएक परीक्षित ने टॉन्ट मारते हुए कहा, इन मुक्कों से कुछ नहीं होगा दिग्विजय, तुम बेहद कमजोर हो और हमेशा से कमजोर ही रहे हो। परीक्षित की बात सुनते ही दिग्विजय गुस्से से जल उठा और अचानक से उसने परीक्षित का गला दबाते हुए कहा, कमीने, तेरी वजह से मैंने मेरा सब कुछ खो दिया। मेरा परिवार, मेरे जीने की वजह, सब कुछ। इतनी आसानी से अब मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। दिग्विजय ने पूरी ताकत के साथ परीक्षित का गला दबोच रखा था, लेकिन उसके बावजूद परीक्षित के चेहरे पर दर्द का नामो निशान नहीं था, बल्कि वो तो हंस रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसे दर्द नहीं हो रहा था, बात सिर्फ इतनी सी है कि वो अपना दर्द दिखा नहीं रहा था। सही मायनों में कहे तो परीक्षित के हिसाब से दिग्विजय को हराने की यही सबसे अच्छी टैक्टिक थी। वो उसे दिमागी तौर से तोड़ना चाहता था। परीक्षित को हंसता देख दिग्विजय ने और जोर लगाया। ऑलमोस्ट परीक्षित का गला चोक हो गया था, लेकिन फिर भी परीक्षित ने अपना पलड़ा भारी रखते हुए कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता दिग्विजय। एक तरफ जहां परीक्षित दिग्विजय को मेंटली चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय ने मार मारकर परीक्षित का भरता बना दिया था। पहली बार परीक्षित के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नजर आया और यह देखकर दिग्विजय रावण की तरह जोर जोर से हंसने लगा था। हा 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 हा। मुकाबला बराबरी का चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब परीक्षित को बैकअप की जरूरत थी। वो इतनी मार खा चुका था कि खुद से स्टैंड लेने की हिम्मत उसमें जरा भी नहीं थी। जैसे तैसे उसने अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश की, जिससे अपने बॉडीगार्ड्स को अंदर बुला सके, लेकिन दिग्विजय उसकी इस चाल के लिए पूरी तरह से तैयार था। तुरंत ही दिग्विजय ने उसके हाथ से फोन छीना और उसे दूर फेंकते हुए बोला, अब तू तेरे गार्ड्स की ताकत मुझ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी नहीं और कभी नहीं। हा 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 हा। जैसे तैसे परीक्षित ने अपनी नाक से खून साफ किया और दिग्विजय का अंदाज देखकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई थी। भले ही वो मुस्कान थोड़ी कमजोर थी, लेकिन दिग्विजय को हैरत में डालने के लिए काफी थी। दिग्विजय, तुम बस उस चीज को टाल रहे हो जो होना ही है। आज नहीं तो कल तुम फिर से गिरोगे, फिर से मार खाओगे और हमेशा की तरह मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखूंगा। परीक्षित की बात सुनते ही दिग्विजय गुस्से से कांपने लगा था। उसने शेर की तरह हुंकार भरी और पूरी ताकत से परीक्षित के सर पर एक मुक्का जड़ा। यकीनन वो मुक्का बहुत पावरफुल था और दिन में तारे दिखाने के लिए काफी था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे परीक्षित दुनिया छोड़कर जा चुका हो, लेकिन नहीं, उसकी सांसें चल रही थीं। हालांकि परीक्षित की हालत खस्ता हो गई थी और दिग्विजय इसे अपनी जीत मान रहा था। एकाएक उसने परीक्षित पर टॉन्ट कसते हुए कहा, परीक्षित, देख अपने आप को, तेरी सारी ताकत, तेरा सारा घमंड आज मैंने मिट्टी में मिला दिया। एक टूटे हुए आदमी के अलावा अब तू कुछ नहीं है, सक। परीक्षित की हवा निकल गई थी। वो जानता था कि वो दिग्विजय का मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसने दिग्विजय को ललकारना बंद नहीं किया। रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। मुहावरे का जीता जागता एग्जाम्पल देते हुए परीक्षित ने कहा, दिग्विजय, तू बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। भले ही फिजिकली तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये राजयोग, ये मुझे तुझसे ज्यादा सुपीरियर बनाता है और यही राजयोग तुझे हमेशा के लिए ले डूबेगा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी परीक्षित लगातार दिग्विजय को ललकार रहा था और दिग्विजय पूरी तरह से अपना आपा खो चुका था। रेस्टोरेंट का माहौल भी पूरी तरह से बदल गया था। कुछ मर्दों को समझ आ गया था कि अगर दिग्विजय को अब भी नहीं रोका तो वो परीक्षित की जान ले लेगा। ऐसे में तुरंत ही कुछ हट्टे कट्टे लोग सीन में आए और उन्होंने दिग्विजय को पकड़ लिया।
दिग्विजय, प्लीज शांत हो जाओ, वो मर जाएगा। तुरंत ही एक आदमी ने दिग्विजय को समझाना चाहा। शायद तुम भूल रहे हो कि परीक्षित रूप महल का वारिस है। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम जेल की लंबी छुट्टी पर निकल जाओगे। एक और गेस्ट ने अलग अंदाज में दिग्विजय को समझाते हुए कहा। उन गेस्ट्स की बातों में दम था और दिग्विजय अपने आपे को काबू में करने के लिए तैयार था, लेकिन शायद परीक्षित को यह मंजूर नहीं था। भीनी मुस्कान के साथ परीक्षित ने टॉन्ट मारते हुए कहा, छोड़ दो इसे, यह चूजा मुझे क्या मारेगा, यह तो खुद हालात का मारा है। ऐसी सिचुएशन में गुस्सा आना तो तय है। और एकाएक दिग्विजय का खून फिर से खौल उठा। उसने उन गेस्ट्स के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं इस आस्तीन के सांप को यही खत्म कर दूंगा। हालांकि जैसे ही दिग्विजय के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही एकाएक पूरे रेस्टोरेंट में एक धमाकेदार आवाज आई, बैंग। अचानक से दिग्विजय के सर में भयंकर दर्द हुआ और चक्कर खाते हुए वो जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। दर्द से छटपटाते हुए दिग्विजय ने महसूस किया कि जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे। यही नहीं, दिग्विजय के सर पर लगी बैंडेज से भी खून रिसने लगा था। जैसे तैसे दिग्विजय ने अपनी आंखें खोलकर सिचुएशन को भांपने की कोशिश की, और ये क्या, उसकी आंखों के सामने निवेदिता खड़ी थी। गुस्से से उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वो कांच की आधी टूटी बोतल अभी भी निवेदिता के हाथ में थी। उसकी आंखें, जिसमें कभी दिग्विजय के लिए प्यार नजर आता था, आज उन्हीं आंखों में दिग्विजय के लिए सिर्फ नफरत थी। तुरंत ही निवेदिता ने अपने मुंह से जहर उगलते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों के पिता को मारने की। निवेदिता का यह अंदाज देखकर दिग्विजय की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि निवेदिता उस पर अटैक करेगी, लेकिन आज सारे सिचुएशंस बदल गए थे। अब निवेदिता उसकी नहीं, सिर्फ परीक्षित की थी। दिग्विजय निवेदिता से कुछ न कह सका। वो इस औरत की, जो कुछ पल पहले दिग्विजय की दुनिया थी, शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। निवेदिता से अपने दिल का दर्द बताना उसके शान के खिलाफ था। चाहे उसके कुंडली में राजयोग हो या न हो, अंदर से दिग्विजय हमेशा जोधपुर का राजकुमार ही रहेगा। खैर, दिग्विजय का सर फट चुका था और उसके सर से खून किसी नदी की तरह बह रहा था। उसके बच्चे, खूबसूरत बच्चे, मासूम अंदाज में अपने पिता को दर्द में करहाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में अपने पिता के लिए हमदर्दी साफ झलक रही थी। भले ही शुभ छोटा था, लेकिन बहुत समझदार था। तुरंत ही उसने निवेदिता से कहा, मॉम, क्या पापा ठीक हैं? और आपने उन्हें क्यों मारा? बकवास बंद करो, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, मेरी मां बनने की कोशिश मत करो। गुस्सैल अंदाज में निवेदिता ने शुभांगी को गोद में उठाया और शुभ का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब चलो यहां से, वरना अगली पिटाई तुम्हारी होगी। एकाएक शुभ दिग्विजय की तरफ भागा। पापा, प्लीज मत जाने दो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, प्लीज मुझे अपने पास रख लो। निवेदिता के कदम टिटके, लेकिन उसने फिर भी खुद को नहीं रोका। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उधर दिग्विजय घुटनों के बल झुककर शुभ के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लेता है। शुभ उसने धीमे और टूटे आवाज में कहा, पागल हो तुम? मैं कहां जा रहा हूं? मैं यही हूं, हमेशा तुम्हारे पास। जल्द ही तुम्हारे और शुभांगी के पास वापस आऊंगा, फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा इंतजार और। शुभ ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन तब तक परीक्षित के बॉडीगार्ड्स वहां पहुंच चुके थे। परीक्षित की चाल में वही घमंड था। उसका चेहरा थकान से भरा था, पर आंखों में विजेता की चमक थी। दिग्विजय की हालत देखकर उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। दिग्विजय ने शुभ को सीने से लगाया और बिना कुछ कहे बस उसकी पीठ थपथपाई। अगले ही पल निवेदिता, परीक्षित और बच्चे रेस्टोरेंट से निकल गए। पीछे रह गया सिर्फ दिग्विजय, खून और चुप्पी में डूबा हुआ। जो पार्टी शुरू ही नहीं हुई थी, उसका अंत क्या होता? खैर, धीरे धीरे सारे गेस्ट भी वहां से जा चुके थे। किसी को भी दिग्विजय पर दया नहीं आई, सिवाय एक के, और वो था शोभित।
शोभित दिग्विजय के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अपने दोस्त के लिए सिंपैथी साफ नजर आ रही थी। उसने सर हिलाते हुए कहा, दिग्विजय, तुम ये डिजर्व नहीं करते। आज जो कुछ भी हुआ उसमें से कुछ भी डिजर्व नहीं करते। भले ही शोभित के शब्दों में दम था, लेकिन वो दिग्विजय को मिला दर्द और धोखे के सामने कुछ नहीं था। उसकी दुनिया जो प्यार और खुशियों से भरी थी, वो एक पल में उजड़ चुकी थी। रह गया था तो बस वो भार जो उसे एहसास करा रहा था कि वो अपना सब कुछ खो चुका है। तभी दिग्विजय का फोन बजा। उसके बिजनेस असिस्टेंट का कॉल आ रहा था। दिग्विजय ने फोन उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें कल कॉल करता हूं। दत्तदेव। दूसरे तरफ से जवाब आया, सर अभी बात करना बहुत जरूरी है। आपको यकीन नहीं होगा कि आपने क्या अचीव कर लिया है। चीफ, ऐसा क्या था जो दिग्विजय ने हासिल कर लिया था? क्या वो अपनी बीवी से बदला लेगा? क्या वो निवेदिता और परीक्षित की जिंदगी को नरक बना देगा? अगर हां तो कैसे? शुभ और शुभांगी का क्या? क्या वो अपने पापा से अलग रह पाएंगे? क्या दिग्विजय अपने बच्चों के लिए लड़ेगा? क्या होगा दिग्विजय का अगला मूव? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कर्मा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम।